नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं लेकर आई हूँ वो कहानी आप सब उसका पहला पार्ट उम्मीद करती हूँ कि सुन चुके होंगे और आप सबको वो पहला पार्ट पसंद भी आया होगा। आज मैं उसी का दूसरा और आखिरी पार्ट आप सबको सुनाने वाली हूँ। लेकिन हमेशा की तरह उस कहानी, उस सच्चाई की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो सारे दोस्त जिनकी मदद से, जिनके सपोर्ट से और जिनके प्यार की वजह से आज मैं यहाँ पर इस जगह हूँ। उनमें से कुछ खास दोस्तों के नाम हैं चिन्मय त्रिपाठी जी, अमित जी, रूबी जी, नवीन शर्मा जी, मुकेश राणा जी। उसके अलावा और भी बहुत सारे दोस्त हैं। लेकिन आप सब से मैं एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सबका नाम और जगह अगर हो सके तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि मुझे ये जानकर बहुत खुशी होती है कि मेरे कितने दोस्त कहाँ किस जगह पर हैं और वो कहाँ से अपना इतना सारा प्यार और सपोर्ट मुझे भेज रहे हैं। कई बार आपकी ईमेल आईडी के माध्यम से मुझे आपका नाम पता नहीं चल पाता है। मेरे खास दोस्त जो मुझे दिल खोल कर अपना फीडबैक और कमेंट प्यार के साथ भेजते हैं, उनके उन प्यार को देखकर, कमेंट्स को पढ़कर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और आगे भी मैं मेरे सारे दोस्तों से यही उम्मीद करती हूँ कि वो अपना सपोर्ट, अपना प्यार मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखेंगे, ताकि मेरी थोड़ी सी मदद हो पाए, मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिल पाए और हम अपने पूरे दोस्तों के साथ थोड़ा और ऊपर आगे तक जा सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी में जैसे कि आपने पिछले पार्ट में सुना ही होगा कि डॉक्टर को सीसीटीवी कैमरा लगाने के बाद कैसे 8 जोड़ी लाल लाल भयानक आंखें उस जगह पर दिखी जिस जगह पर कोई भी आज तक पहुंच नहीं पाया था। उस सीसीटीवी कैमरे में डॉक्टर प्रतीक को तो ये उम्मीद थी कि सारी चीज़ें साफ साफ रिकॉर्ड हो रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि उन्हें दिखाई दे रही हैं, और होता भी ऐसा ही है। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिलहाल तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ उस कमरे वाले एरिया में बढ़ सके। इसके वजह से वो सब वहाँ से वापस आए और अगले दिन सुबह ही डॉक्टर प्रतीक और उनके टीम के 2 और लोग मिलकर वो सारी सीसीटीवी की फुटेज को लेकर सारे बड़े लोगों के पास, मतलब जो इस हॉस्पिटल के कर्ता धर्ता थे, उनके पास पहुँचे और उनको वो प्रूफ दिखाना चाहते थे, क्योंकि ये काम डॉक्टर प्रतीक को दिया ही गया था। उन्होंने वो सारी चीज़ें उनके सामने रखी और पहले वो चीज़ें बताईं, उसके बाद उन्हें कहा कि अब आप ये चीज़ें रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही रिकॉर्डिंग को प्ले किया गया, वो पूरी तरह से खाली था। उसमें कुछ भी असामान्य जो कि उन लोगों ने रात में देखा था, जिसको देखकर उन सब के दिल दहल चुके थे, वो चीज़ें तो इसमें थी ही नहीं। वो पूरी तरह से ब्लैंक था। ऐसा कैसे हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा वो असामान्य चीज़ें उसमें रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं था। इस पर सारे सीनियर्स ने प्रतीक को डांटते हुए कहा, आप इतने सीनियर डॉक्टर हैं, आप इस तरह का मजाक कैसे कर सकते हैं? इतनी गंदी बातें अगर आप ही उस जगह के बारे में फैलाएंगे तो उस जगह के बारे में जो चीज़ें लोग सोचते हैं वो उसे ही सच मानकर चलेंगे। डॉक्टर प्रतीक ने अपनी सफाई में बहुत कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन बताने से क्या होता है? प्रूफ के नाम पर उनके पास तो कुछ भी नहीं था। उनके साथ आए 2 लोगों ने
भी इस बात की गवाही दी, लेकिन उन तीनों को झूठा और गलत साबित करके वहां से जाने के लिए कहा गया। डॉक्टर प्रतीक ने जाते जाते ये कहा, ठीक है, आप मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको इस चीज़ का प्रूफ देकर ही रहूँगा। और मैं सिर्फ अब इतना ही चाहता हूँ कि इस जगह को किसी भी हालत में बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये जगह किसी भी तरह से किसी भी इंसान के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इस पर सारे सीनियर लोगों ने प्रतीक से ये कहा, आपको पता भी है कि आप क्या बकवास कर रहे हैं? अगर इतने बड़े पागल खाने को बंद कर दिया जाएगा तो वहाँ के सारे पागल जाएंगे कहाँ? हम उन्हें इस तरह समाज में खुला नहीं छोड़ सकते। आप भी जानते हैं, यहाँ पर वैसे लोगों को ही लाया जाता है जो कि समाज के लिए खतरा होते हैं। और आप अब ये चाहते हैं कि हम ये जगह बंद करके उन्हें कहीं और शिफ्ट करें या फिर उन्हें सबके साथ खुला छोड़ दें? ये दोनों में से कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये आप भी जानते हैं। डॉक्टर प्रतीक ने आखिरी बार बस इतना ही कहा, मैं सिर्फ आप लोगों को प्रूफ लाकर दे सकता हूँ और ये बता सकता हूँ कि वो जगह कितनी खतरनाक है। आगे क्या करना है ये आप वो चीज़ें देखने के बाद अब डिसाइड कीजिएगा। और इतना कहकर वो अपने टीम के उन दोनों लोगों को लेकर वहाँ से वापस हॉस्पिटल में आ चुके थे। अब डॉक्टर प्रतीक ने अपने पूरे टीम के साथ मिलकर एक मीटिंग की और उस मीटिंग में उन्होंने ये तय किया कि हर हाल में अब उन लोगों को उस अंधेरी कोठरी तक जाना ही पड़ेगा, अगर उन्हें सबूत चाहिए तो। वैसे भी अब ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये समाज की भलाई की बात है। भले ही यहाँ के मरने वाले पागल हैं, लेकिन है तो वो इंसान ही, उन्हें भी तकलीफ होती है। और आप सबको पता है कि यहाँ जिस तरह से लोगों की मौत होती है वो कोई सामान्य तरीका तो बिल्कुल नहीं है। और सब ने इस बात पर अपनी रजामंदी दे दी। डॉक्टर प्रतीक ने ही सबको ये बताया कि आप सबको अपने अपने मुताबिक जो भी चीज़ें समझ में आती हैं भगवान की, जैसे गंगा जल, कोई भभूत, कोई माला, कोई लॉकेट, कोई क्रॉस या कोई मस्जिद की चादर, जो भी आपसे बन पड़े वो सारी चीज़ें कल सुबह तक इकट्ठा कीजिए और हम उसके मदद से ही उन कमरों में जाकर जो भी चीज़ें हैं वो देखेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे। वहाँ उस बेसमेंट के एरिया में 8 कोठरियाँ ही थीं। ये आज तक किसी ने देखा नहीं था, लेकिन उस जगह के ब्लूप्रिंट के माध्यम से इन सब को ये बात पता थी कि वहाँ 8 कोठरी मौजूद है और वहाँ अंदर तक आज तक कभी भी कोई भी जा नहीं पाया था। अब इन सब के सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अगले दिन सुबह डॉक्टर प्रतीक के बताए मुताबिक सब लोग अपनी अपनी तैयारी के साथ वहाँ पर पहुँच चुके थे। उस वक्त तक सबका निश्चय बहुत ज़्यादा मजबूत था। सब काफ़ी जोश में थे। सबको पता था भगवान के आगे ऐसी शक्तियाँ हार मान ही जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान के ही सहारे किसी शैतान के घर के अंदर चले जाएं। ये बात इन सबको अभी नहीं पता थी और वो सब डॉक्टर प्रतीक के साथ वहाँ अंदर कोठरी में जाने की कोशिश करने लगे। आज क्योंकि उनके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जिसकी मदद से वो आराम से अंदर जा सकते थे, इस वजह से सच में वो सब बड़े आराम से 8वीं कोठरी तक पहुंच चुके थे। और जब उन्होंने देखा तो वहां पर पहली बार में वो कोई रोशनी साथ लेकर नहीं जा पाए थे, लेकिन आज वो सारे इंतज़ाम के साथ गए थे। उन्होंने उस 8वीं कोठरी में पहले अंदर घुसकर सारी चीज़ें, मतलब दीवार और बाकी की चीज़ें देखना शुरू किया। आज भी उन्हें तकलीफ तो हो रही थी, काफ़ी दबाव भी महसूस हो रहा था, लेकिन
इतना ज़्यादा महसूस नहीं होने के कारण वो आराम आराम से अंदर जाते जा रहे थे, लगातार भगवान का नाम बोलते हुए। ऐसे ही करते करते वो इस बार लगभग छठी कोठरी तक पहुंच चुके थे। और जैसे जैसे वो अंदर की तरफ घुसते जा रहे थे, वैसे वैसे कोठरी का भयानकपन, उसका भयानक नज़ारा बढ़ता जा रहा था। हर कोठरी की दीवार पर इस कदर कालिख लगी हुई थी, मानो किसी ने खुद कोयले को दीवार पर घिस घिस कर लगाया हो। और उन कोठरियों की बनावट काफी अलग थी पूरे हॉस्पिटल के मुकाबले। उन्हें देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि ये जो भी है, अभी की बनावट तो बिल्कुल नहीं है। ये कम से कम 300-400 सालों पुरानी कोठरी बनी हुई है, और उसकी मजबूती भी देखने लायक ही थी। और हर कोठरी पे कालिख के निशान के साथ साथ कई अजीबो गरीब से निशान दीवार पर, जमीन पर, छत पर बनाए हुए थे। और वो निशान जैसे जैसे कोठरी बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे वो निशान भी बढ़ते और गहरे होते जा रहे थे। मतलब 8वीं कोठरी में अगर 6 निशान बने थे, तो 7वीं कोठरी में 12। उसके अलावा छठी कोठरी में उससे और ज़्यादा। और ये मैं आपको गिनती ऐसे ही बता रही हूँ। उस पर जो निशान और जिस तरह से बने हुए थे, उनकी गिनती भी संभव नहीं थी। अब ये चीज़ें देख कर करके उनकी टीम के कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, जिसके वजह से अभी प्रतीक और उसके टीम के लोग लगभग 5वीं कोठरी तक ही पहुंचे थे। लेकिन उनमें से 2 लोग आगे आगे चल रहे थे। वो दोनों बिना किसी को बताए, बिना किसी को कुछ बोले, भागकर सबसे पहले 4थी कोठरी में घुस चुके थे। और वहां पर अंधेरा, धुआं, सब कुछ इतना ज़्यादा, इतना गहरा था कि उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जैसे अगर आप किसी अंधेरे जगह पर जाकर कोई लाइट, कोई फ्लैश लाइट या कोई भी रोशनी दिखाते हैं, तो वो थोड़ी दूर तक जाती है। लेकिन उस जगह पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो भी रोशनी की चीजें वो लेकर गए थे, वो मुश्किल से 1 उंगली या फिर 2 उंगलियों की दूरी तक ही जा पा रही थी। लग रहा था जैसे कोई अनदेखी और धुंधली घनी सी दीवार है, जिसको वो रोशनी पार नहीं कर पा रही थी। और तभी अचानक प्रतीक को ऐसा लगा जैसे आगे के कमरे में कोई हलचल हो रही है। प्रतीक ने तुरंत चारों तरफ नजर दौड़ाई। प्रतीक को समझते देर नहीं लगी कि टीम के वो 2 लोग वहां पर नहीं हैं। प्रतीक ने तुरंत ही उन्हें आवाज देकर बुलाने की कोशिश की। तभी अचानक उन दोनों की चीख पुकार 4थे कमरे से आने लगी, और वो दोनों 4थे कमरे से निकलकर भागने की कोशिश कर रहे थे। प्रतीक और उनकी टीम बिल्कुल सामने खड़ी थी, लेकिन वो दोनों वहां से हिल भी नहीं पा रहे थे। और तभी अचानक भयानक लाल आंखें वैसे ही उनके आसपास दिखाई देने लगी, और एक एक करके प्रतीक और उसके बाकी की टीम के नज़रों के सामने ही उसने उन दोनों के शरीर के चीथड़े उड़ा दिए। एक एक करके हाथ, पैर, आंखें, सर, सब कुछ अलग कर दिया। ये नज़ारा देखते ही सब लोग अब इतना ज़्यादा डर चुके थे कि अब इसके आगे जाने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था। प्रतीक भी अपने टीम की हालत बहुत अच्छे से समझ गया था। इस वजह से प्रतीक ने तुरंत अपने टीम के बचे हुए लोगों को वहां से निकलने का इशारा किया। सब जल्दी जल्दी तेज कदमों के साथ वहां से निकलकर बाहर आ गए। और जैसे ही सब बाहर आए, सबके जान में जान आ गई। लेकिन सबको ये भी अफसोस था कि इस चीज़ में
उनके वो दोनों दोस्त अपनी जिंदगी को खो बैठे। लेकिन अब क्या किया जा सकता था। अब प्रतीक के लिए ये और ज्यादा जरूरी हो गया था कि इस जगह को जल्दी से जल्दी सबूत इकट्ठा करके बंद करवाया जाए, क्योंकि प्रतीक अब इसकी सीरियसनेस को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था। प्रतीक ने तुरंत कहा, आप में से जो भी यहाँ से जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊँगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया था, अब ये हमारी इज्जत नहीं बल्कि दूसरों की ज़िंदगी और दूसरों की जान की कीमत है। और मैं किसी को भी अब किसी तरह का कोई और नुकसान नहीं होने दूंगा। इसलिए मैं कल सुबह खुद अकेले यहाँ पर जाकर जो भी सबूत इकट्ठा कर पाऊंगा करूंगा, या फिर मैं देखूंगा कि मुझे आगे क्या करना है। प्रतीक के टीम के बाकी लोग तो अब हाथ खड़े कर चुके थे। वो सब यहाँ से जाने को तैयार थे, लेकिन प्रतीक का साथ देने के लिए वहाँ दो लोग और तैयार हो गए। उन्होंने कहा, सर, आप अकेले ही अच्छा काम करके पूरा क्रेडिट लेना चाहते हैं क्या? हम भी आपके साथ हैं। हम चाहे जो भी हो जाए आपका साथ आखिर तक देंगे। प्रतीक को ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई और प्रतीक ने फिर भी एक बार उन दोनों को समझाया, तुम दोनों सोच समझकर ये फैसला करो, क्योंकि अभी तुमने देखा कि हमारी आंखों के सामने क्या हुआ है। इस पर उन दोनों ने यही कहा, सर, आप दूसरों की भलाई के लिए इतना बड़ा रिस्क अकेले उठाने के लिए तैयार हैं, तो हम आपकी मदद ना करें ऐसा कैसे हो सकता है। और अब वो तीनों अगले दिन की तैयारी में जुट चुके थे। उन्होंने आज जो भी चीज़ें रिकॉर्ड करने की कोशिश की वो सब किसी तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। इसके वजह से उन्होंने अगले दिन की तैयारी और बेहतर तरीके से की और भी अच्छे और ज़रूरी इक्विपमेंट्स मंगवाए गए, जिसमें कि साउंड, वीडियो सब कुछ रिकॉर्ड होने वाला था। और अगले दिन जैसा कि सबने तय किया था, प्रतीक उन दो लोगों के साथ उस कोठरी में जाने को तैयार था। बाकी लोग जो कि छोड़ के जाना चाहते थे वो अभी भी प्रतीक को छोड़कर नहीं गए थे, लेकिन उनका ये कहना था कि वो उस कमरे में बैठकर सारी चीज़ें देखना पसंद करेंगे जहां पर सीसीटीवी के मॉनिटर्स इंस्टॉल हैं। प्रतीक को इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं थी। प्रतीक ने अपने साथ उन दोनों लोगों को लिया और वो धीरे धीरे अंदर आगे की तरफ बढ़ने लगा उन कोठरियों में। लेकिन सबसे आगे वो दोनों लोग ही थे। प्रतीक अभी भी पीछे चलता हुआ धीरे धीरे सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा था और प्रतीक ये पहले ही चेक कर चुका था कि आज ये रिकॉर्डिंग प्रॉपर होनी ही चाहिए, और प्रतीक की रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो भी रही थी। थोड़ी दूर बाद प्रतीक को और उन दोनों लोगों को कुछ ऐसी आवाज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें सुनाई देने लगी जो कि सामान्य बोलचाल की भाषा में बिल्कुल नहीं थी। उसकी भाषा ऐसी लग रही थी जैसे कोई सालों पुरानी भाषा बोली जा रही हो, जो कि बिल्कुल भी उनके समझ से परे थी। लेकिन ये आवाज़ भी अब उन इक्विपमेंट्स में रिकॉर्ड हो रही थी। प्रतीक को सिर्फ इसी बात की खुशी थी और अभी तुरंत ही वो 8वीं कोठरी को सिर्फ क्रॉस ही कर पाए थे कि तब तक अचानक वैसे ही 8 जोड़ी आंखें वहां पर फिर से चमकी। प्रतीक और उन दोनों आदमियों को ये समझते देर नहीं लगी कि अब बारी उनकी है। उन दोनों ने वैसे ही चुपचाप वहां पर खड़े होकर, जैसे वो चाहते थे कि वो शक्तियां अब उनका शिकार करें, और प्रतीक उनसे थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा था। बारी बारी सब कुछ कैमरे में साफ साफ दिखाई दे रहा था।
पहले उन दोनों आदमियों के एक एक पैर को उनके जिस्म से अलग किया गया। फिर उनके हाथों को उनके शरीर से उखाड़कर दूसरी तरफ फेंक दिया गया। बारी बारी करके उनके शरीर के हर एक टुकड़े को अलग कर दिया गया और उनके शरीर को इस तरीके से उछालकर उस कमरे के अंदर फेंका गया जैसे वो कोई शरीर नहीं, वो कोई रुई की बोरी हो। अब इतना सब कैमरे में रिकॉर्ड करने के बाद प्रतीक वहीं पर खड़ा था और प्रतीक बाकी की चीज़ें भी रिकॉर्ड करना चाहता था। वो 8 जोड़ी आंखें अब धीरे धीरे प्रतीक की तरफ बढ़ रही थी। प्रतीक ने कैमरे को बहुत तरीके से पकड़ा हुआ था। एक एक चीज़ उसमें बहुत अच्छे तरीके से रिकॉर्ड हो रही थी और प्रतीक के देखते ही देखते उन सारे भयानक लाल आंखों ने प्रतीक को भी घेर लिया। अब जबकि वो चीज़ें प्रतीक के सामने थीं, प्रतीक को साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो सिर्फ आंखें नहीं, वो एक ऐसे भयानक शरीर की बनावट थी जो कि इंसानी शरीर तो हो ही नहीं सकता था, जो कि पूरी तरह काले धुएं से बना हुआ था। पिछले दिन जब प्रतीक अपने पूरे टीम के साथ वहां पर गया था, तब प्रतीक ने सिर्फ आंखें देखी थी और प्रतीक ने बहुत कोशिश की थी उन सब की तरफ आगे बढ़कर उनको बचाने की, लेकिन ऐसे ही कोई काला धुआं या कोई काले साए ने प्रतीक और उसकी पूरी टीम को उछालकर दूर फेंक दिया था। अब प्रतीक के सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी कि पिछले दिन उसकी पूरी टीम के साथ जो भी हुआ वो कैसे हुआ और किसने किया था। उसके बाद प्रतीक ने वहां आसपास के कई लोगों से मदद मांगने की भी कोशिश की थी, लेकिन सारे लोग पहले तो हाँ कहते और बाद में जब उस जगह के बारे में सुनते तब सब ना ही कहते थे, क्योंकि सब पहले से ही उस जगह और उस जगह पर रहने वाले उन शैतानों से पूरी तरह से अवगत थे और वो ये बात अच्छे से जानते थे कि वहाँ जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। तो तुम अगर अपने दोस्तों को बचाने की उम्मीद कर रहे हो तो वो भूल जाओ। और आखिरकार प्रतीक ने भी यही सोचकर रहने दिया कि हमारी जान तो खतरे में है ही है और हम अपने मतलब के लिए किसी और की जान भी खतरे में कैसे डाल सकते हैं। आज वहीं उस साए के सामने खड़े खड़े प्रतीक की आंखों के सामने उसके जिंदगी का हर एक मंजर गुजर रहा था और थोड़ी ही देर में तुरंत उस काले साए ने एक झटके से प्रतीक की एक टांग उखाड़कर उसके शरीर से अलग कर दी। प्रतीक दर्द में चीख रहा था, चिल्ला रहा था। तभी उसके एक हाथ को भी उखाड़कर उसने अलग फेंक दिया और फिर प्रतीक के शरीर में अब सिर्फ एक ही हाथ और पैर बचा हुआ था, जिसमें प्रतीक ने उन सारे इक्विपमेंट्स को बहुत अच्छे से पकड़कर संभाला हुआ था। लेकिन एक तरफ के हाथ पैर हट जाने की वजह से, कट जाने की वजह से प्रतीक को अब इतनी तकलीफ हो रही थी कि वो जमीन पर घिसटने के लायक भी नहीं था। लेकिन प्रतीक को अब ये बात समझ में आ चुकी थी कि ये उसकी अंतिम सांसें हैं। प्रतीक को अब कोई नहीं बचा सकता। तब प्रतीक ने पूरी ताकत के साथ उन इक्विपमेंट्स को बाहर रोशनी की तरफ फेंक दिया, लेकिन वो चीजें प्रतीक के एक हाथ में फंसी हुई थी, मतलब उसके वायर्स, जिसके वजह से वो पूरी रोशनी तक नहीं पहुंच पाए। और उन शैतानों ने देखते ही देखते प्रतीक के उस हाथ पैर को भी उखाड़ दिया। लेकिन जब उन्होंने प्रतीक के हाथ को झटके से उखाड़ा तब उससे वो वायर्स अलग हो गए और वो इक्विपमेंट्स बाहर रोशनी वाली जगह तक पहुंच चुके थे।
प्रतीक ये नज़ारा भी अपनी आंखों से ही देख रहा था और उसने एक राहत की सांस ली, जैसे कि उसने जिस काम का बीड़ा उठाया था वो उसने पूरा कर दिया। और फिर प्रतीक ने धीरे से अपनी आंखें बंद की। प्रतीक का भी आखिरी हश्र वही हुआ। उसके शरीर को उठाकर उसी कमरे में अंदर फेंक दिया गया और अंदर के कमरे से जोर जोर से कच 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 करके चबाने की, खाने की आवाज़ें आने लगीं। दूर से ही सही, लेकिन ये आवाज़ें भी उन वीडियोज़ में, कैमरे में और उस वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो चुकी थी। उस समय कोई भी स्टाफ वहां पर उन इक्विपमेंट्स को उठाने तक नहीं आया। अगली सुबह वो हिम्मत करके वहां पहुंचे और उन्होंने उन सारे इक्विपमेंट्स को उठाया और उठाकर, जैसा कि प्रतीक ने सबको पहले से समझा रखा था, वो लेकर वहाँ सीनियर्स के पास पहुँच गए और सीनियर्स को सारी चीज़ें दिखा दी। ये वीडियो और रिकॉर्डिंग्स सुनने के बाद सीनियर्स के भी पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी थी, लेकिन अब उनके पास भी कोई रास्ता नहीं था सिवाय इस जगह को बंद करने के अलावा। और आखिरकार वही हुआ। प्रतीक का बलिदान काम आ गया। उस जगह को बंद कर दिया गया और वहाँ पर प्रतीक की टीम में से जो लोग बचे हुए थे, जिन्होंने ये सारी चीज़ें अपने आँखों के सामने होते हुए देखी थीं, उनके सामने धीरे धीरे कुछ ऐसी सच्चाई भी आने लगी जिसके वजह से उनको मुंह बंद रखने के लिए पैसे बहुत सारे दिए गए और अलग अलग जगह पर उन्हें सेटल करवाया गया। प्रतीक की ही टीम में से एक इंसान ऐसा था जो अपने रिटायरमेंट तक तो चुप रहा, लेकिन वो चाहता था कि इस जगह की और उसके कलीग, उसके दोस्त प्रतीक की कुर्बानी बेकार ना जाए। ये बात सबके सामने आना बहुत ज़रूरी था, इसलिए उसने ये सारी बातें बाद में रिवील की। उसने बताया कि वो जगह जो थी वहाँ पर एक वक्त में शैतानों की पूजा की जाती थी और उन 8 कोठरियों में शैतानों को रहने की जगह दी गई थी। वो शैतान नर्क से बुलाए गए थे और जिस परिवार ने उनकी पूजा की, उन्हें खुश किया, उन शैतानों ने ये कहा था कि वो तब तक हर चीज़ दुनिया की पा सकते हैं जब तक उन 8 शैतानों को लगातार बलि दी जाएगी। और इसी वजह से इस पागल खाने के अंतिम हिस्से में इस कमरे को बनाया गया था, क्योंकि पागलों को बलि के तौर पर कुर्बान करना बहुत आसान होता है और ये सारी चीज़ें पीढ़ियों से चली आ रही थी, जिसके वजह से लगातार वो पागल खाना बार बार बंद होने के बाद भी उसको बार बार चालू करवा दिया जाता था। ऐसा भी कहा गया कि पागल खाना जब जब बंद होता था तब तब किसी अनजान जगह से गुप्त रूप से बहुत सारे पैसे भेज दिए जाते, जिससे उस पागल खाने का बार बार रेनोवेशन करवाया जाता और उसे बार बार रीस्टार्ट करके वहाँ पागलों का रहना कभी बंद नहीं करवाया जाता था, जिसके वजह से लगातार बलि का कार्यक्रम चलता रहा और वो परिवार पीढ़ियों से फलता फूलता रहा। लेकिन जब इस जगह को पूरी तरह से बंद करवा दिया गया, उसके कुछ ही सालों बाद एक बहुत बड़े, बहुत पैसे वाले नामी परिवार की एक खबर न्यूज़पेपर में छपी कि उस परिवार के कुछ लोग रहस्यमयी तरीके से मर गए, कुछ ने सुसाइड कर लिया और कुछ पागल हो चुके हैं। अब वो जगह हमेशा के लिए बंद है। कहते हैं बलि देना बंद तो हो चुका है, लेकिन आज भी वो शैतान वहीं उन कोठरियों के अंदर हैं।
उन्हें सिर्फ किसी तरीके से वहाँ पर रोक कर रखा गया है। तो अगर आप भी गलती से किसी ऐसी पुरानी जगह पर जाएं, तो उसके ऐसे किसी अंधेरे कोने वाली जगह पर जाने का बिल्कुल मत सोचें। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें, ताकि मेरी थोड़ी सी मदद हो पाए और आप सबके लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन से मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिल पाए। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी, आपका ऐसा कोई सच है जिसे कोई न सुनता है न मानता है, तो आप वो मुझे भेज सकते हैं, जिसे मैं सच मान कर ही हमारे बाकी के दोस्तों तक पहुंचाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से लेती हूँ आपसे अलविदा और वापस से मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।